सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का रिज़ल्ट रात के टाइम पे आया था एंड उस टाइम मैं घर पे था भी नहीं, तो अकेले उतना इन्जॉय मैं कर नहीं पाया। लेकिन जब फैमिली से वीडियो कॉल पे बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन लोगों ने अपने घर पे अलग पार्टी कर रखी थी तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी कि ऐसे एसबीआई पीओ काम करना इंडिया में बहुत बड़ी फीलिंग है। लेकिन जब आईपीएस पीओ का रिज़ल्ट आया एंड उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स दिखे तो सर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हुई कि रियली मैंने प्रिपरेशन इस लेवल पे करी थी कि मैं एक ऑल इंडिया रैंक वन बन पाया। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by an academy. I am Kapil Katpal, your general awareness educator in the bank exam category. आज हम हैं स्नेहिल शेखर झा के साथ। हाल ही में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है इन्होंने IBPS PO 2020 के एग्जाम में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO का एग्जाम भी क्रैक किया। ऑल इंडिया रैंक 1 अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कुछ इन्होंने अचीव किया है। एग्जाम तो क्लियर किया ही किया है, बट एक अपना अलग मुकाम भी बनाया है। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने किया है। उनसे जानेंगे उनकी एक एक छोटी से छोटी बारीकी से कैसे प्रिपेयर किया, क्या गलतियां की उन्होंने, और आखिरकार आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक दिन आप भी इसी तरह की मुकाम को हासिल कर पाए। चलिए लेकर चलते हैं उनके पास। वेलकम स्नेहिल। थैंक यू सर। हाउ, कैसे कर डाला यार, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरे को भी नहीं पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाऊंगा। लेकिन जब वो रिज़ल्ट आया एंड मैंने मैक्सिमम मार्क्स चेक करे तब मुझे जाके यकीन हुआ, और उस पीडीएफ को मैंने करीबन 3 बार देखा तब मुझे जाके यकीन हुआ कि हाँ मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। ओके, सो इस रिजल्ट से पहले ऑलरेडी आपका एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ चुका यस था। सर, एसबीआई पीओ का। राइट, तो वही एक खुशी थी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का रिजल्ट आया था। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का रिज़ल्ट रात के टाइम पे आया था एंड उस टाइम मैं घर पे था भी नहीं, तो अकेले उतना इन्जॉय मैं कर नहीं पाया। लेकिन जब फैमिली से वीडियो कॉल पे बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन लोगों ने अपने घर पे अलग पार्टी कर रखी थी तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी कि ऐसे एसबीआई पीओ काम करना इंडिया में बहुत बड़ी फीलिंग है। लेकिन जब आईपीएस पीओ का रिज़ल्ट आया एंड उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स दिखे तो सर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हुई कि रियली मैंने प्रिपरेशन इस लेवल पे करी थी कि मैं एक ऑल इंडिया रैंक 1 बन पाया। आपके मार्क्स आए थे कितने, टोटल ओवरऑल कितना स्कोर किया था आपने? सर अराउंड 133.25 मार्क्स। आपके ये मार्क्स मेंस एग्जाम में आए थे? यस सर, 130। मेंस एग्जाम में। और आपका ओवरऑल कितना स्कोर था? ओवरऑल सर मेरे 62.98 थे आउट ऑफ 100। ओके, सो 62.98, दिस वाज द मैक्सिमम मार्क्स जो आपके आईबीपीएस ने डिक्लेयर भी किए थे। यस कि सर। इतने मार्क्स आपके हाईएस्ट हैं यस सर। जिसने फर्स्ट रैंक स्कोर किया यस है, सर, जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है। इन अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, इन अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, सो एक ऑल इंडिया रैंक 1 एक आना, यस सर। एक एग्जाम क्लियर करना, सो क्या डिफरेंस है इन चीजों में? कहां तक आपका ये सफर, एक कट ऑफ को क्लियर करना और एक नंबर 1 रैंक हासिल करना, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या प्रिपरेशन में डिफरेंस है? थोड़ी सी बात। सर प्रिपरेशन में कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपने प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है। जो मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान किया, मैंने चीज़ों को एज अ कीप इट सिंपल करने की कोशिश करी कि जितना सिंपल आप रखोगे जितना कम आप डिस्ट्रैक्ट होगे चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। बहुत सारी वेबसाइट्स है या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपको बहका सकते हैं चीज़ों के बारे में, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट होने से बचिए। और बेटर है कि आप एक वन गो में अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप चीज़ों को सिंपल रखिए, प्रैक्टिस पे ध्यान कीजिए। एंड मैंने ही यही चीज़ें फॉलो करी एंड ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही मैं ये अचीव कर पाया। कि प्रैक्टिस करते रहिए। यस सर। हमेशा प्रैक्टिस एक सभी स्टूडेंट्स करते हैं। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी करता है, एक टॉपर भी करता है, एक जो बिलो एवरेज किसको कहते हैं जिसके 50% मार्क्स आते हैं वो भी करता है। ठीक है, बट क्या एक ऐसा डिफरेंस है? प्रैक्टिस में भी कुछ वैरायटी होती है? एक्चुअली सर जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों से दूर रहे, जो सोशल मीडिया है उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन
तो मैंने अपने मोबाइल से सारी चीज़ें डिलीट कर दी, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ओके इवन व्हाट्सएप पे भी मैं अवेलेबल नहीं था। एंड उसके बाद चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं एक वीक में 5 डे पढ़ रहा हूँ, 2 डे में ब्रेक ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि उन 2 दिन हैं उनके अंदर आपके जो कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाए, जो मॉक्स में आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो अटेम्प्ट थोड़े कम हो जाए, या मार्क्स में कुछ कम हो जाए। इस कारण से आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा लगातार प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए, यस सर। छोड़िए मत, बीच में रुकिए मत, यस सर। नहीं तो पिछला किया हुआ भी बेकार जा यस सकता है। राइट, ओके। कुछ ऐसी टॉप क्वालिटीज जो आप अपने आप में समझते हैं कि मुझे बाकी एस्पिरेंट से अलग बनाया और आज मैंने ये इतने मैक्सिमम स्कोर्स हासिल किए? एक तो सर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी मेरी, इवन मैं संडे को भी ट्राई करता था कि मॉक दे दूं। और दूसरी चीज़ जो मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर भी लोगे, एंड इन द एंड अगर आप मेंस में कहीं 2 मार्क्स से भी रह जाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है कि आप मेंस को भी साथ लेके चलिए, और मेंस पे भी उतना ही फोकस करिए जितना आप प्री पे स्टार्टिंग में कर रहे हैं। फोकस, आपने कहा कि फोकस कीजिए, यस सर। फोकस करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपकी तरफ से? सर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, ओके और उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी, ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरी स्ट्रेटेजी उनकी ले लीजिए, बट बाकी डिफरेंट टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखिए, उनको एक बार अप्लाई करके देखिए अगर आप मॉक्स दे रहे हो उनके अंदर। एंड जैसे ही आप उनको अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके स्कोर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट है तो उस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट है तो आप कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। सो आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी नवंबर 2019। नवंबर 2019। तो उसके बाद आपने एग्जाम्स दिए होंगे बीच यस में सर। कुछ? कौन सा एग्जाम दिया था आपने? फर्स्ट एग्ज़ाम था सर मेरा आरबी असिस्टेंट, जो 14 फेब को था। ओके, आरबी असिस्टेंट Yes, दिया। कुछ क्या हुआ, नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन? सर उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट थोड़े कम कर दिए थे। एक्चुअली कट ऑफ दिल्ली की 96 चली गई थी सर, 100 में से आउट प्री की। ओके और मेरे 91.75 मार्क्स आए थे। और वो स्कोर देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश भी हूँ या फिर दुखी हूँ, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे फर्स्ट एग्ज़ाम में, लेकिन आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। तो इन द एंड आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। क्या चीजें सीखी आपने, क्या गलतियां की थी आपने उस एक्चुअली सर मैंने उस टाइम पे जब 2 सेक्शन अटेम्प्ट कर लिए थे, और थर्ड सेक्शन जो ओपन हुआ मेरा वो मैथ्स था, तो उसके अंदर लास्ट में मैं लीनियंट हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं। टाइम? ओके और लास्ट ईयर में जो कट ऑफ थी वो थोड़ी कम थी, 74 के अराउंड थी। तो मुझे लगा कि मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो मैं थोड़ा लीनियंट हो गया चीज़ों को लेके, और मैंने लास्ट के जो 5 मिनट्स है उनको थोड़ा वेस्ट कर दिया। लीनियंट Yes, यानी sir. कि ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गए Yes, थे। sir. ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ही बुरी चीज Yes, है। sir. ठीक है, अच्छा, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस का जो एक डिफरेंस है, इसको कैसे पहचान सकते हैं और कैसे हम इस पे मतलब कर सकते हैं इसको ओवरकम? एक्चुअली सर एज इन मैंने अभी एग्ज़ाम में IUPS में AIR 1 रैंक ली है, लेकिन स्टिल मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुआ। इवन एंड तक मैं रिजल्ट का वेट करता रहा कि मेरा हो भी पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। लोग पहले से बोलते रहे मुझे, मेरे फ्रेंड्स या फैमिली वाले, कि डेफिनेटली आपका हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी श्योरिटी से उनको नहीं बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता। तो ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में यही डिफरेंस है। ओके, सो रिजल्ट आपका आया, जब आपका आया Yes, sir. तो एक बहुत ही एक अच्छा मोमेंट घर पर भी रहा होगा, sir. आपकी लाइफ में भी रहा होगा। उसके बाद अब आपने ऑलरेडी SBI ज्वाइन कर चुके हैं आप, यस सर। तो कैसे उसके बाद लग रहा है अब? सर ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग अभी ट्रेनिंग फेज चल रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। और वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ कि सीनियर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और उनको ट्राई कर रहा हूँ कि अडॉप्ट करूँ चीज़ों को, क्योंकि 2 साल बाद हो सकता है कि आप अगर स्केल 2 बन जाए तो आपको एक ब्रांच भी हैंडल करनी पड़ सकती है। तो इन 2 सालों को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ओके, आपकी बातों से एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो आप कह रहे हो कि आपने पहले जब प्रिपरेशन किया तब आपने कहा मैंने टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखी और Yes, sir. उनमें से वही चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जो मुझे लग रहा था कि पॉजिटिव है। यस सर। आज के वक्त भी आप वही चीज़ें कर रहे हो, अपने सीनियर से बातें कर रहे हो, Yes, सीनियर sir. से कुछ सीख रहे हो, और फाइनली आप उन चीज़ों का अडॉप्ट करोगे जो आपको आगे करियर ग्रोथ में आगे लेकर जाएंगे। यस सर। किस लेवल तक अपने करियर को लेकर जाना चाहते हो? क्या सर, ड्रीम है कुछ ऐसा? डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि सर मैं SBI में एज एन MD चेयरमैन काम करूँ, ओके, लेकिन सर उसके लिए बहुत लंबी जर्नी है, और हो सकता है कि आपको 30 इयर्स तक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत अच्छे लेवल पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल तक पहुँच पाएंगे।
ओके, सो कभी आपने अभी जैसे आपने सोचा कि मैं उस लेवल तक जा सकता हूँ, कभी स्टार्टिंग में ये सोचा था कि सर नंबर 1 रैंक आ जाएगा? नहीं, डेफिनेटली सर, मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि मेरा नंबर 1 रैंक आ जाएगा। मैंने बस प्रिपरेशन पे ही ज़्यादा फोकस करा सर। मतलब कभी माइंड में नहीं आया यार, बस इतना ही था कट ऑफ क्लियर करना है, एग्जाम हो जाएगा यस सर। बस, लेकिन करते रहे कुछ इस तरह से किया कि टॉप यस सर। सबसे मैक्सिमम मार्क्स आ गए यस सर, हमारे। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को क्लियर करने का था, इतना आइडिया नहीं था कि मैं फर्स्ट रैंक भी ला सकता हूँ। ओके, सो प्रिपरेशन जर्नी आपने आरबी असिस्टेंट के बाद जो चीज़ें आपने सीखी Yes, sir. उनको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया होगा Yes, आपने, sir. किस तरह से वो एक फेज रहा उसके बाद आपका आरबी असिस्टेंट एग्जाम के बाद? आरबी असिस्टेंट के जस्ट बाद हम मेरा एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का था प्री का, एंड वो अराउंड 15 डेज़ के बाद हो गया था। जस्ट 28 फेब को वो एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने ट्राई करा कि उस दौरान मैं जो मॉक्स दे पाऊँ उसको जो रियल टेस्ट एनवायरनमेंट में देने की कोशिश करूँ, ताकि जो मैंने गलती आरबी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में करी वो मैं जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है उसमें वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ। ओके, सो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया, आपको बहुत कुछ डिफरेंस लगा आरबीआई जब आपने एग्जाम दिया तो, और एसबीआई का क्लर्क का एग्जाम दिया कि अपनी प्रिपरेशन में दोनों का एग्जाम जब अटेम्प्ट किया रियल सर। एग्जाम? दोनों के उसमें ये था कि सर मैंने जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम स्टार्टिंग से देना स्टार्ट किया, तो मैंने वही सेम स्पीड और एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करी एंड तक। 60 मिनट्स तक आपको सेम स्पीड और एक्यूरेसी बनानी पड़ती है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 60 मिनट में करने पड़ते हैं। ओके, सो तब आपका स्कोर आया था 91, एसबीआई का स्कोर याद है, एसबीआई क्लर्क का प्री का स्कोर? एसबीआई क्लर्क के प्री के स्कोर में मेरे सर अराउंड 80 मार्क्स। 80 मार्क्स, सर। तो वो कट ऑफ से कितने ऊपर आए थे आपके? कट ऑफ से सर अराउंड 11 मार्क्स ऊपर थे। 11 मार्क्स, तो पहले आपके मार्क्स कट ऑफ से शॉर्ट थे, चलो Yes, वो sir. तो सीट्स भी उसमें कम होती Yes, हैं, sir. आरबीए में एसबीए में क्लर्क सीट्स थोड़ी ज़्यादा थी तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग Yes, sir. नीचे। तो सेटिस्फाई थे अपने स्कोर से कि 11 मार्क्स ऊपर आए हैं प्री में, या कुछ और बेहतर करने की कोशिश की? एक्चुअली सर सेटिस्फाइड तो नहीं था, क्योंकि हो सकता था मेरे मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाते, पर प्रिपरेशन करे हुए मेरे को थोड़े कम टाइम हुआ था उस टाइम पे, शायद अराउंड 4 मंथ्स हुए थे। तो उस 4 मंथ्स की प्रिपरेशन में 80 मार्क्स, आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट। ओके, तो फिर आई थिंक उसके बाद आपका कोविड टाइम आ गया था, कंप्लीट लॉकडाउन था, Yes, sir. और कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा था। यस सर, मार्च में तो लॉकडाउन लग गया वो सिचुएशन कैसे हैंडल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम प्रेशर में आ गए थे कि अब एग्जाम होंगे भी नहीं होंगे, सब कुछ कंप्लीट लॉकडाउन में चला गया था। आपके भी माइंड में ये थॉट्स आए थे? यस सर, क्योंकि डिप्रेशन फेज सबके लिए था, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो ईयरली फॉलो होते हैं और उनका जो शेड्यूल है वो टाइम पे होता है। तो बहुत इजीली अगर आपको जॉब लेना हो, बहुत कम टाइम में जॉब लेना हो, तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तरफ स्विच मार सकते हो। इसी कारण से मैंने बैंक एग्ज़ाम की तरफ आया था, मेरा जो रुझान था वो इस तरफ आया। लेकिन जब ये फेज़ आ गया कोरोना वाला, तो सबको मतलब घर पे रहना पड़ा और किसी को ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी। लेकिन मैंने ट्राई करा कि अगर ये फेज़ है और इस टाइम पे मैं एक बिगनर हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसी फेज़ को यूटिलाइज़ करूँ, और आगे जो अगर कभी कोई मेंस आए तब तक मैं एक स्ट्रेटेजी या एक प्रिपरेशन करके चलूँ, ताकि जो मेंस आए उसमें मुझे ऐसा ना लगे कि सडनली ये मेंस हो गया और मैं इसमें अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया। ठीक है, आपने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा, बिल्कुल कोविड में कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जब भी आप अपने प्रिपरेशन को रोका हो, यस सर। कंटिन्यू करते रहे। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा वापस आपके, आपने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तब आपने कोई नोटिफिकेशन उस टाइम आ चुका था या कोई नोटिफिकेशन उस टाइम नहीं आया था, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका? नवंबर 2019। हाँ, तब कोई तब कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कोई था। नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आपको इंफॉर्मेशन ये बैंक एग्ज़ाम के बारे में कहाँ से पता चला था? एक्चुअली सर, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो प्रिपेयर कर रहे थे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, Okay. तो उनके थ्रू मुझे ये चीज़ें पता लगी। ठीक है, Yes, sir. सो तब कोई नोटिफिकेशन है, तब आपको लगा नहीं चलो यार नोटिफिकेशन आने देते हैं फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे? नहीं सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऑलरेडी पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। इवन बैंकिंग के अंदर 5 सब्जेक्ट है और मैं शायद उस टाइम एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और मुझे बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। नोटिफिकेशन की वेट नहीं करी आपने, लगे रहे। यस सर। आपके फ्रेंड्स पहले प्रिपेयर कर रहे थे, यस सर। तो आपको उनसे आगे निकलना था, बिकॉज दिस इज कंपटीशन, ऑब्वियस है कि हमें कंपटीशन में रहना है, तो इसमें फ्रेंड्स होते हैं, हुए भी नहीं भी होते, ठीक है, तो उनसे भी हमें फाइट करना है। यस सर। तो उनसे एज आपने कैसे लिया, उनसे ऊपर कैसे चले इतनी इस जर्नी में आप? एक्चुअली सर, वही चीज़ें हैं जो आपको सिंपल रखनी होती है, आपको लोगों से दूर रहना होता है, डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करनी पड़ती है। सेकंड थिंग, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, और थर्ड थिंग कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आप मॉक दिन में 2 मॉक दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं, और अगर आपने सडनली 1 वीक का ब्रेक ले लिया मॉक के अंदर, तो डेफिनेटली ये है कि आपके जो अटेम्प्ट्स है वो नेक्स्ट डे अगर आप मॉक देने जाएंगे तो डेफिनेटली 5 या 4 अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। ओके, चले अब चलते हैं हम एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम आपका दिया आपने। यस सर। कैसा रहा वो एसबीआई क्लर्क में? क्योंकि कोविड के जस्ट बाद सबसे पहले आई थिंक एसबीआई क्लर्क उस दौरान ही हुआ यस था, सर। सभी एग्जाम्स थे उस टाइम। तो एसबीआई क्लर्क कैसा गया था आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम सर अक्टूबर 31 को शेड्यूल किया गया था और रिजल्ट उसका अक्टूबर 20 को आया था। तो हमें सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला था उस टाइम में कि मेंस की प्रिपरेशन कर सके। तो मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंता का कारण था, क्योंकि 10 दिन में आप किसी मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से जो सीए वो कवर करके नहीं रखते, वो ट्राई करते हैं कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं सीए को कवर करूँगा। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया कि 10 दिन का ही टाइम दिया, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैं पहले से ही प्रिपरेशन करते हुए आ रहा था, डेली सीए मैं चला रहा था डेली। तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया 10 दिन में करना। इवन मैंने उन 10 दिन में 5 दिन रिलैक्स किया और 5 डे में मैंने मॉक्स दे के उसकी प्रैक्टिस करी। ओके, करंट अफेयर्स आप कंटिन्यू तब यस करते सर। रहे, जो कि काफी लोगों ने छोड़ दिया होगा कि अब पता नहीं कब एग्जाम आएगा यस कब सर। नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक अलग अब फेज दोबारा से वही चीज स्टार्ट हो चुकी थी। आई थिंक एसबीए का प्री का एग्जाम था, यस सर। आईबीपीएस प्री का फिर एग्जाम। तो उस टाइम मेंस एग्जाम से फिर से प्री की प्रिपरेशन आपने कंटिन्यू की या वही प्रिपरेशन मेंस एग्जाम को ही कंटिन्यू करते रहे? एक्चुअली सर नोटिफिकेशन आ चुका था उस टाइम आईबीपीएस पीओ का। तो प्री का एग्ज़ाम अगर आप पीओ में दे रहे हो तो पीओ का प्री भी थोड़ा टफ लेवल पे हो सकता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि पीओ के अगर प्री का एग्ज़ाम है तो आप 1 महीने पहले से उसके मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने भी सर उसके 1 महीने पहले से मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया था प्री का। ओके, प्री के। चलो अब हम बात करते हैं एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी डर लगता है स्टूडेंट्स को, काफ़ी सोचते हैं कि आखिरकार ये क्या है, यस सर। फिगर्स हैं, सब कुछ हैं, अजीब सा खेल है, कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं। पहले दिन ही काफ़ी लोग सोचने लग जाते हैं सर कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं, मेरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही। 5 दिन बाद सोचते हैं सर अभी तक नहीं बढ़ी, 10 दिन बाद सोचते हैं अभी तक नहीं बढ़ी। यस सर। तो उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब इज इट पॉसिबल कि 5 दिन 10 दिन, आखिर कितने दिन में एक स्टूडेंट को पता लग जाना चाहिए कि मैं आज की डेट में मेरी कैलकुलेशन उस लेवल पे है जिस लेवल की मुझे चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए? आपको कितने दिन बाद ये चीज फील हो गई थी? सर अराउंड 1 मंथ जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने स्टार्टिंग ही कैलकुलेशन से करी थी। मैंने टेबल्स पे ध्यान दिया अप टू 30 एंड क्यूब रूट अप टू 20 एंड स्क्वायर रूट अप टू 100, जो कि ट्रिक्स के मेथड्स आप याद कर सकते हैं। तो मेरे को अराउंड 1 मंथ लगे इसको प्रिपरेशन को याद करने में, इन सब चीज़ों को। और मैंने एक टेबल पे चार्ट बना के रख दिया था ताकि जब भी मैं सुबह उठूँ या इवनिंग में मैं मॉक दे रहा हूँ उसके बाद मैं उन चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ। ओके, सो ये चीज आपने कैलकुलेशन कह रहे हैं 1 महीना मुझे लगा था Yes, sir. एग्जैक्टली इन सब चीजों को याद करने के लिए। तो इज इट नॉट मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपको 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, आपको पूरा टाइम लग सकता Yes, है sir. और वो चीज आपके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी यस करेगी। सर। राइट, ठीक है। तो क्वांट में बाकी फिर चीजें आपने साथ साथ करनी शुरू की थी, किस तरह बाकी जो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं वो कैसे करते थे? स्टार्टिंग मैंने बेसिक्स से करी थी, जहाँ मैंने कैलकुलेशन पार्ट को पहले लेके चला एंड आफ्टर डेट मैंने अरिथमेटिक पे स्विच मारा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना होता है क्वांट्स के अंदर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी एजुकेटर को फॉलो किया है, उसके कोर्स को फॉलो किया पूरा, एंड इन द एंड जब आप मॉक्स देने जा रहे हो और आपसे उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो आप ट्राई कीजिए कि उसी जो टॉपिक है उस कोर्स को आप वापस करिए, क्योंकि जो सेम कोर्स आपने पहले कर चुका है उसको अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा सही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, रादर देन आप किसी और कोर्स या किसी और एजुकेटर को फॉलो करने जाए। तो बेटर है कि आप उसी कोर्स को वापस रिवाइज करिए। ओके, फॉलो करते रहिए, अच्छे Yes, से sir. रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अर्थमेटिक के जो आपने टॉपिक्स करे थे, कभी कोई ऐसा टॉपिक था जिसमें आप उलझ जाते थे और आपने उनको छोड़ना ही मुनासिब समझा कि यार छोड़ देते हैं बस, अब ये ज़रूरत नहीं है करने की? यस सर, जब मैंने स्टार्टिंग में बेसिस कर रहा था मैं क्वांट्स के अंदर, तो कुछ क्वेश्चंस जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के थे और प्रोबेबिलिटी के थे वो कुछ ज़्यादा ही टफर साइड पे थे, और उनको करने पे ऐसा था कि सर 1 मिनट के अंदर भी वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको फिजिबल नहीं समझा कि मैं उसको एग्जाम में लेके चलूँ, क्योंकि वहाँ आपके पास 20 मिनट्स होते हैं और बहुत कम चांस है कि कोई 35/35 क्वांट्स में अटैम्प्ट करता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप ट्राई करो कि क्वांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो और ईजी क्वेश्चंस को पहले पिक करो, क्योंकि वहाँ आपको हर क्वेश्चंस के 1 मार्क्स मिलने हैं। तो अगर आप हार्ड क्वेश्चन को पिक करोगे तो हो सकता है आप उसमें टाइम वेस्ट कर दो। ओके, सो ये चीज़ एक आपकी बात से अच्छी लगी मुझे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें 35 लाने हैं। यस सर।
इट डिपेंड्स अपॉन द सीट्स कितनी हैं, इनके सीट्स बहुत कम है, जैसे आरबीए में कम थी तो वो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी 95, और सीट्स ही काफी अच्छी है तो हमेशा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 35 और 35। बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं कि हाउ टू स्कोर 35 और 35। तो इट इज नॉट नेसेसरी। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और वो टॉपिक छोड़कर गया था और फिर भी आई वाज मैं मैनेज कर लिया आपने उस चीज को क्लियर करने में, राइट। तो अब डाटा इंटरप्रेशन पे आते हैं हम। डाटा इंटरप्रेशन कैसे एक मजबूत जो हम कहते हैं बेस बनाने की बात करें तो वो कैसे किया आपने डाटा इंटरप्रेशन का? डीआई सर मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके लगाए, क्योंकि डीआई बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है और वो टॉपिक जो होते हैं वो अरिथमेटिक बेस्ड टॉपिक होते हैं। जो नॉर्मली प्री में टॉपिक्स आते हैं वो परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपको कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्पीड और एक्यूरेसी का गेम होता है प्री के अंदर। एंड जो मेंस होता है उसमें जो डीआईज आते हैं वो टॉपिक बेस्ड होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं अरिथमेटिक के और आपको सबको एक साथ कवर करके चलना होता है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि 4 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन को बनाया गया हो। और वहाँ पे अगर आपके टॉपिक किसी पर्टिकुलर के क्लियर नहीं है तो आप हो सकता है कि वो डीआई अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो ट्राई कीजिए कि टॉपिक बेस्ड डीआई को भी साथ में लेके चलिए। ओके, सो प्रीलिम्स और मेंस लेवल की डीआई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आपका दोनों में। कभी कुछ ऐसा लगा था कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा? यस सर, कुछ ऐसे डीआईज जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, अगर उनके ऊपर कुछ डीआई आ जाती थी तो मैं उनको स्किप करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेन एग्जाम में भी मैं इनको अटेम्प्ट नहीं करने वाला। ओके, सो आपने वो छोड़ दिया तो उसका कुछ आपको लॉस नहीं लगा? नहीं सर। कुछ आपको फील नहीं आया एग्जाम के टाइम यार ये छोड़ दिया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, या कुछ ऐसा आपको लगा? नहीं सर, क्योंकि एक टॉपिक बेस्ड डीआई भी अगर एक आ जाए तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं क्वांट के, एंड बहुत रेयर चांस है कि आप 20 तक भी क्रॉस कर पाए अटेम्प्ट्स को। ओके, एक दिन में कितना टाइम देते थे क्वांट को आप? सर स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा था तो क्वांट्स को मैं ज़्यादा टाइम देता था, अराउंड 4 to 5 आवर्स में क्वांट्स को देके चलता था। ओके, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपने कम कर दिया उसको? यस सर, जब मैंने मॉक्स देने स्टार्ट करे तो फिर मैंने क्वांट्स की प्रैक्टिस को सिर्फ मॉक से ही ट्राई करा। ओके, यस सर। सो कितने क्वेश्चन से एक बेसिक एक बिगनर है जिसको कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे आपने कहा कि मैंने 1 महीने में अपनी कैलकुलेशन स्पीड को स्ट्रॉन्ग किया, यस सर, वो 1 महीने में कितने क्वेश्चंस आप अलग अलग टॉपिक के कर लेते थे जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गई? सर मैं ट्राई करता था कि दिन में जो पीडीएफ्स है उसमें अराउंड में 100 क्वेश्चन कैलकुलेशन सारे मिला के करके जाऊँ, क्योंकि आपको 1 महीने तक उस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यू करना होता है, तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनेगी। कैलकुलेशन में हम वही काउंट कर रहे हो आप, आई थिंक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस है वो ऐसे 100 क्वेश्चंस आपने किए, पूरे 1 महीना किया। उसके बाद फिर नंबर्स कम कर दिए या 100 ही कंटिन्यू करते रहे? उसके बाद सर मैंने उसको बंद किया, जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया तो उसके अंदर भी वही क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके, तो वहां से मेरी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस फिर मॉक में मिलते थे उतने किए, स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया। यस सर। ठीक है, तो एक चीज और आपकी बातों से लगा मुझे कि आपने बिल्कुल अपने जल्दबाजी नहीं की किसी चीज में, राइट? ऐसा ही आपने किसी भी प्रिपरेशन में आपने जल्दबाजी नहीं की कि मुझे 10 दिन में ये चीज सीखनी है। आपने पूरा टाइम दिया उसको, पूरा एक अच्छे से बेस बनाया और देन फिर आपने उसी चीज को कम भी कर दिया। एक बहुत एक अच्छी चीज है कि आपने चेंज लाया, चेंज ही अपने प्रिपरेशन में लाया, अपने अपने पूरा का पूरा अच्छे से। ठीक है, तो क्वांट की अपने बात की यहाँ पर, और कुछ और इसमें क्वांट के बारे में कुछ और एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ क्वांट के बारे में सर यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप चीज़ों को स्टार्टिंग से ही क्लियर करके चलिए। अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तो इन द एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मेंस को क्लियर कर पाना। और आजकल जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेंस के, तो लोग बोल रहे हैं कि कैट के लेवल के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया है और कई लोगों के अटैम्प्ट्स काफ़ी अच्छे भी रहे हैं क्वांट्स के अंदर। तो आप ट्राई कीजिए कि आप बेसिक्स को क्लियर करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली क्वांट्स को आप एस कर सकते हैं। ओके, सो कैट लेवल के एग्जाम्स, जो कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो करना ज़रूरी है? जैसे अभी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते भी हैं सर कैट लेवल के क्वेश्चंस आए थे, क्या वाकई में आपको ऐसा कुछ फील हुआ था? नहीं सर, डेफिनेटली मैंने कभी कैट की कोई बुक उठा के सॉल्व नहीं करी है और मैंने सिर्फ मॉक्स पे ही स्टिक रहा हूँ मैं, और ट्राई करा है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखूँ और मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया सर मैंने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक सब्जेक्ट पे चलते हैं जो कि आता है करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट। जनरल अवेयरनेस को स्टार्टिंग से आपने जब आपने नवंबर 2019 आपने बताया कि मैंने स्टार्ट किया, तभी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या फिर कुछ टाइम बाद आपने किया उसको स्टार्ट? उस टाइम सर मैं कुछ डेली पीडीएफ्स को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम सोर्स का इतना आइडिया नहीं था, मैंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। डेली मैं करंट अफेयर्स ज़रूर करता था लेकिन किसी और पीडीएफ से करता था।
जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। तो स्नेहिल, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि आता है जनरल अवेयरनेस। काफ़ी कहते हैं कि इट इज़ अ गेम चेंजर और ये बिल्कुल एक चेंज ही कर देता है एग्ज़ाम को। क्या आपको लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है? यस सर, डेफिनेटली जीए जो है वो गेम चेंजर है, क्योंकि मेंस में आपको 40 में से अराउंड 30 प्लस मार्क्स अगर आप जीए में स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो कब आपने सोचा कि अब मैं प्रिपरेशन जीए की मुझे स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली जीए की प्रिपरेशन काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेंस एग्ज़ाम है, अभी टाइम पड़ा है, अभी नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी डेट आती है, कब आती है। तो आपने कब स्टार्ट किया मैंने उसका? सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी नवंबर में, तब से मैंने स्टार्ट कर दी थी करनी, लेकिन तब मैं किसी पीडीएफ को फॉलो करता था, तो डेली करंट अफेयर तो मैं रेगुलरली कर रहा था। आपसे जो मैं मई के अराउंड मैंने आपकी क्लासेस देखनी स्टार्ट करी, एंड तब से मैं रेगुलरली आपको फॉलो कर रहा था। ओके, सो यानी कि आरबी असिस्टेंट हो गया आपका प्री का, Yes, फिर sir. आपका एसबीए प्री हो गया, उसके बाद फिर इन बिटवीन आपने वीडियो सोर्स पे आए और Yes, sir. आपने फॉलो करना स्टार्ट किया। यस सर। तो कुछ आपको फ़र्क लगा कि पीडीएफ से पढ़ते तो और वीडियो से पढ़ना, किस में आपको बेटर लगा? सर मेरे को डेफिनेटली वीडियो से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं टीचर्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रैब कर सकते हैं। इवन जो टीचर होता है उसको नॉलेज पूरी है उस सब्जेक्ट की, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ डिफरेंट या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर देगा। ओके, सो करंट अफेयर्स आप डेली कितना टाइम देते थे उस चीज़ को? सर स्टार्टिंग में मैं अराउंड 2 to 3 आवर्स डेली में देने की कोशिश करता 2 था। to 3 आवर्स। आपको लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ मैं 2 to 3 आवर्स करंट अफेयर्स को? नहीं सर, जब मैंने स्टार्टिंग में CTWT के इंटरव्यूज़ देखे थे, तब मैंने कुछ स्ट्रेटेजी जो उठाई थी वहाँ से, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि इन द एंड जीए इज़ अ गेम चेंजर। तो सर मैंने जीए पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी। जी फोकस। आपके कितने मार्क्स आए थे अभी आईबीपीएस पीओ में? IPS PO में सर मेरे जीए में थे 31.75 आउट ऑफ 40। ओके, बहुत अच्छा स्कोर किया। और Yes, sir. एसबीआई में तो आई थिंक उन्होंने सेक्शनल कुछ बताया नहीं Yes, था sir, मार्क्स, sectional उन्होंने बताए। ओवरऑल बताए थे Yes, मार्क्स। sir. ठीक है, तो उसमें इस बार एसबीआई पीओ का जीए सेक्शन काफ़ी कहते हैं टिपिकल आया था, बहुत कुछ अलग सा आया था। आपको क्या फील आया था उस टाइम एग्जाम देते हुए? एक्चुअली सर इस बार जो जीए सेक्शन था वो थोड़ा आरबीआई की पॉलिसीज़ पे बेस्ड था, और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो शायद 1 ईयर पहले फ्रेम हुई हो, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि 1 साल पहले की जो करंट अफेयर है वो भी आ सकती है। पर आप आरबीआई को अगर ज़्यादा फॉलो करते रहे होंगे या आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता अगर वो ट्राई करते उस पर तो। और बाकी सर जो हार्ड था वो सबके लिए हार्ड था, तो अटैम्प्ट सब डेफिनेटली सबके गिरे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट ईयर की जो प्री की मेंस की कट ऑफ थी एसबीआई पीओ की, वो 104 थी, एंड दिस टाइम इट्स 88। तो सर डेफिनेटली जीए के कारण ये फ़र्क पड़ा है। ओके, सो जीए का आपने अभी कहा कि 1 साल पहले की भी आई थी, तो क्या आप ये मानते हैं कि हमें 1 साल की करंट अफेयर्स करनी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी फीजिएबल नहीं है 1 साल की करंट अफेयर रिटेन कर पाना। इवन जब आप 6 मंथ्स की भी करंट अफेयर करते हैं तो आप 3 to 4 मंथ्स की आपको डेफिनेटली चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन 5 to 6 मंथ्स वाले उस टाइम भी आप रिटेन कर पाना मुश्किल होता है। तो 12 मंथ्स की रिटेन कर पाना इट्स नॉट सर इम्पोर्टेंट, मतलब फीजिबल नहीं है सर ये। और कुछ चेंजेस आपको लग रहा है कि अगर एसबीआई में ऐसा पैटर्न आया है, आरबीआई का पूछा गया, तो कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन में जीए से रिलेटेड? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब उसका नेक्स्ट पेपर आईपीएस पीओ मेंस का हुआ तो वो पेपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था। इवन उसमें मैंने 35 अटेम्प्ट्स किए एंड 31.75 मार्क्स आ गए। ओके, आपने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आप करते रहे। आपको यस लगा सर। नहीं एसबीआई पीओ पहले हुआ था, आईबीपीएस पीओ बाद में हुआ यस था सर। मेंस एग्जाम? तो जब एसबीआई पीओ दिया तो आपको एकदम से डर नहीं लगा, यार ये क्या हो गया, जीए तो आया नहीं, अब आईबीपीएस पीओ में हमारे साथ क्या होगा? थोड़ा सा डर लगा था? डर नहीं लगा, क्योंकि सर जब मैंने अटैम्प्ट अपने देखे थे तो मेरे 23-24 अटेम्प्ट्स थे अराउंड जीए में एसबीआई पीओ के अंदर, और अराउंड 18 to 20 जब मैंने बाद में देखे तो सही हो रहे थे। तो जब मैंने आसपास के लोगों से अटेम्प्ट्स उनके पूछे तो उनके अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा कम थे, उसके अंदर अराउंड 8-10, किसी के 5 अटेम्प्ट भी हो रहे हैं, उसमें किसी के 4 भी सही है। तो उसको देख के सर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि डेफिनेटली मैंने एक अच्छे सोर्स को फॉलो किया है, तभी जो पेपर हार्ड आया उस टाइम भी मैंने एवरेज स्कोर कर लिया। कितनी टाइम आपने रिवाइज कर लिया था अपने जीए सेक्शन को एग्जाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले अराउंड सर 4 to 5 टाइम्स मैं रिवाइज कर चुका था। 4 to 5 टाइम्स। सो आपका डेली करंट अफेयर्स का या फिर मैं कहूँगा रिवीजन का पैटर्न क्या रहता था आपका? सर जैसे मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं तो सुबह सुबह ट्राई करिए कि आप जीए की जो वीडियो है वो पहले ख़त्म कर दीजिए,
क्योंकि सुबह सुबह आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प रहती है, मतलब आप रिटेन कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद डेली में ट्राई कीजिए कि आप अराउंड 2 या 3 टाइम्स को रिवाइज़ कर सकें पीडीएफ को, ताकि नेक्स्ट डे जब आप क्विज़ दे रहे होंगे तो उस टाइम आपके जो रिवीजन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस अगर क्विज़ में नहीं हो पा रहे हैं तो आपको वो चीज़ एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे और वो एग्ज़ाम में आ गया तो आपको डेफिनेटली आप उसको आंसर कर देंगे। और जो रिवीजन पार्ट में करता था, वो जो लास्ट मंथ की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती थी, वो मैं ट्राई करता था कि इस डे में मैं अराउंड 2 या 3 डेज़ की करके चलूँ साथ में। ओके, सो पूरा वन शॉट में, जैसे आपने आज सुबह करंट अफेयर्स की, तो आप पूरा का पूरा एक सिटिंग में आते थे और रिवीजन उस दिन की कर लेते थे, या फिर कुछ अलग पैटर्न था आपका करने का? सर जब भी मुझे दिन में टाइम मिलता था, जैसे अगर आपने एक मॉक दिन में दे दिया है, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो आप हाफ एन आवर रिलैक्स कीजिए, एंड उसी टाइम में आप चाहे तो कभी भी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। या अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं या कहीं पे आप बैठे हुए हैं फोकसली गाना भी सुन रहे हैं, तो हो सकता है साथ में आप पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो और कोई एडवाइस करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? एक्चुअली सर लोग ट्राई करते हैं कि जब आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद ही आप जीए को स्टार्ट करते हैं। उसमें आप ट्राई करते हैं कि जीए को कैप्सूल से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत है, क्योंकि अगर आप कैप्सूल से करेंगे और जो आपसे पहले जो बच्चे हैं जो 4 टू 5 टाइम रिवाइज़ कर चुके हैं उस चीज़ को, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एज ले पाना, क्योंकि वो बच्चे आपसे पहले रिवाइज़ कर चुके हैं और वो एज ले चुके हैं आपसे पहले। तो आप ट्राई कीजिए कि डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए और साथ ही साथ आप मंथली रिवीजन भी करके चलिए। मंथली रिवीजन के साथ वीकली रिवीजन भी आपने करी थी? वीकली रिवीजन कैसे करती, मतलब डिटेल में करी थी, एमसीक्यूज के फॉर्म में करी थी? एक और कॉमन क्वेश्चन आता है काफ़ी यस सर। स्टूडेंट्स के माइंड में कि रिवीजन सर कैसे करें हम, एमसीक्यूज के फॉर्म में करें या डिटेल के यस फॉर्म में सर। करें, एग्जाम से पहले क्या करें? ट्राई करिए कि जो आप रिवीजन है वो हमेशा डिटेल में करके चलिए। अगर डेफिनेटली अगर आपके एग्ज़ाम में 5 या 10 दिन बचे तो आप उस टाइम एमसीक्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप रिवीजन करें तो डिटेल में लेके चलिए, क्योंकि इन द एंड डिटेल न्यूज़ ही काम आने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो बहुत डीपली भी आ जाते हैं। ओके, एक डिटेल न्यूज़ से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आजकल जैसे पैटर्न चल रहा है यस जीए सर। का, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ पढ़ने की एक ज़रूरत फील होती है? आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़नी चाहिए, यस सर। या बिल्कुल थोड़ी बहुत ही पढ़ लें ताकि वो रिटेन ज़्यादा हो? क्योंकि स्टूडेंट्स का ये माइंड में आता है, सर बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रहेगी, याद नहीं रहेगी तो फ़ायदा क्या, हम वन लाइनर ही पढ़ लेते हैं या थोड़ी पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट वो याद तो रहेगी। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट, मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम रिटेन उस चीज को, अगर डिटेल वाली पढ़ रहे हो तो कैसे रिटेन करें उस चीज को, और जो अगर हम कम वाली पढ़ रहे हैं तो उस चीज में कितना रिस्क ले रहे हो या नहीं ले रहे? अगर आप डिटेल वाली पढ़ रहे हैं उसको रिटेन करना, आपको मतलब अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस डेफिनेटली उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप उसको रिवीजन करने में दें। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कम वन लाइनर लेके चल रहे हैं साथ में, तो वन लाइनर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो डीपली आ जाते हैं और कई बार हो सकता है एक न्यूज़ से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो इस टाइम मेरे एग्ज़ाम में हुआ था ऐसा कि एक ही न्यूज़ से 2 क्वेश्चन बन गए थे। तो वहाँ पे अगर किसी ने डिटेल नहीं पढ़ा तो हो सकता था शायद वो एक ही क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पे कर पाता, क्योंकि वो वन लाइनर पढ़ के आया था। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, आपको रिस्क नहीं लेना है, आप यस डिटेल सर। वाली पढ़ो और कोशिश कीजिए उसको रिटेन करने की रिवीजन के थ्रू। यस सर। अगर आप वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे तो दैट इज अ रिस्की गेम फॉर यस यू। सर। ओके, ठीक है। सो करंट अफेयर्स आपने बताया, बैंकिंग अवेयरनेस का आपने कब स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग से पढ़ लिया था या बाद में आए थे आप उस पर स्विच हुआ था? बैंकिंग अवेयरनेस सर जब कोविड का सिचुएशन आ गया था उसके बाद जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, तो तब मुझे पता था कि बैंकिंग अवेयरनेस भी एक सब्जेक्ट है जो कि आपके मेंस में भी काम आने वाला है और इवन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैंने सर आपकी जो वीडियोज़ हैं अकेडमी पे वो मैंने फॉलो करी थी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। ओके, और स्टैटिक अवेयरनेस, काफ़ी स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर स्टैटिक अवेयरनेस करंट अफेयर्स में से आता है। काफ़ी बार ये होता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया। यस सर। तो क्या उसमें आपका एक्चुअली थिंकिंग? सर स्टैटिक अवेयरनेस जो करंट अवेयरनेस जो चल रही होती है करंट अफेयर्स उस न्यूज़ में से ही फोकस होता है। अगर मतलब आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं डेली, तो जैसे आपकी वीडियोस जो मैं देखता था उसमें पीडीएफ के नीचे गिवन होता था कि करंट अफेयर्स में से क्या स्टैटिक बन सकता है, तो उस स्टैटिक पार्ट को मैं कवर करके चलता था। तो मेरे जो मार्क्स थे वो स्टैटिक में भी इजीली आ गए थे। ठीक है। तो चलिए, ये करंट अफेयर्स का अपना कंप्लीट आपने यस मुझे सर। बता दिया। आई डोंट थिंक कि कुछ और डाउट बचा होगा नो स्टूडेंट्स के सर। माइंड में, सब कुछ हमने क्लियर कर ही दिया, अब आपसे बात कर ली। अब रीजनिंग पे चलते हैं। ये रीजनिंग सब्जेक्ट, द पजल, द मिस्टीरियस पजल्स, यस सर। कुछ सर्कल आ रहा है, कुछ स्क्वायर बन रहा है, इनसाइड आउटसाइड, पता नहीं क्या चल रहा है, और यस सर।
उलझने ही उलझने हैं। उलझने होती थी आपको भी, इन उलझनों में उलझते रहते थे? स्टार्टिंग जब बिगिनिंग करी रीजनिंग के अंदर तो सर डेफिनेटली अगर आप एक पज़ल लेके बैठ रहे हैं, वो अगर प्री लेवल की भी है तो आपको डेफिनेटली टाइम लगने वाला है उस पज़ल को सॉल्व करने में। और हो सकता है कि वो पज़ल स्टार्टिंग में बहुत इजी भी है लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी और आपको उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो पजल आपने जब किया स्टार्ट करना और यस उसके सर। बाद आप लेटर ऑन हाई लेवल पे मूव किया होगा आपने, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस लगा होगा। कभी ऐसा मौका आया कि आपने सोचा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे पजल के मामले में? नहीं सर, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पज़ल के बेसिक्स से स्टार्ट करा। प्री से लेके मैं मेंस की तरफ गया। जब मेंस की तरफ मैंने मूव किया तो पहले ही मैं जो प्री की पज़ल्स थी वो सारे टॉपिक्स में मैं कर चुका था। तो मैंने जब मेंस की पज़ल पे स्टार्ट किया तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। हो सकता था कि जो स्टार्टिंग में अगर आप एक पज़ल कर रहे हो मेंस की तो करीबन 1 घंटा या 2 घंटे भी लग सकते हैं एक पज़ल को सॉल्व करने में, और हो सकता है उसके बाद भी अगर आपको आंसर ना मिले उसका, तो उस टाइम पे हार मानने से बेटर है कि आप उस पे और ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपसे आंसर नहीं निकल रहा तो उसके सॉल्यूशन को देखिए या किसी एजुकेटर से उसके बारे में पता कीजिए। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता हुआ कभी स्टार्टिंग में, आपने जब आरबीए दिया था, एसबीआई दिया था, जो आपका आरबीए क्लियर नहीं हुआ ऑब्वियस, तो उनमें भी आपके साथ ऐसा हुआ था कोई ऐसी पजल आप बनाने लग गए और आप अटक गए और उस वजह से आप बाकी कोई क्वेश्चन रह गया आपका? यस सर, एसबीआई क्लर्क में जैसे मेरे अटेम्प्ट्स थे वो मतलब 80 मार्क्स तो आए थे लेकिन वो कुछ कम थे क्योंकि बहुत लोगों के मैंने मार्क्स देखे जो 89 90 तक भी है उसके अंदर। तो सर कुछ पजल्स उस टाइम पे मतलब मेरा स्टार्टिंग फेज था तो मैं उस टाइम पजल्स को मतलब अटक सकता था उनके अंदर। ओके, तो ये फिर आपने ओवरकम किया इस चीज़ को अपनी यस सर। प्रैक्टिस के थ्रू, आप यस प्रैक्टिस सर। करते रहे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यस ठीक सर। है। मिसक्लीनियस पोर्शन आता है अपना रीजनिंग सेक्शन यस सर। में, उसका कितना वेटेज या कितना इंपॉर्टेंस है पजल्स के कंपैरिजन में? सर वेटेज डेफिनेटली मिसलेनियस पार्ट का है क्योंकि हो सकता है कि पजल्स आपके एग्ज़ाम में 3 ही आए या 4 ही आए, उसके अलावा जो 15 मार्क्स है वो मिसलेनियस से ही आता है। तो डेफिनेटली आपको मिसलेनियस साथ में लेके चलना पड़ता है। सो मिसक्लीनियस के क्वेश्चंस में सबसे आपको कुछ ऐसा था कि जो आपने टॉपिक छोड़ दिया, और जैसे मैथ्स में आपने बताया कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये नहीं करता था, तो रीजनिंग में भी कुछ ऐसा था कि आपने टॉपिक छोड़ दिया हो कि मुझसे नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो मैंने छोड़ा हो सर। सभी के सभी आप करके यस गए सर। थे और आपको कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगा यस सभी के सर। सभी अटेम्प्ट। अच्छा, इसमें आपके कितने अटेम्प्ट गए थे रीजनिंग में एसबीआई क्लर्क के टाइम पे? एस बी प्री आई में प्री में एस बी आई क्लर्क के प्री में मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट अराउंड 31 थे। 31 थे, यस और सर। ये चीज़ फिर आपने ऑब्वियस उसके बाद तो पीओ के एग्जाम दिए थे, यस सर। तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगा होगा कि आपने जो सफ़र तय किया आरबीआई से एसबीआई क्लर्क से फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो आपको डिफरेंस फील आ गया होगा उस टाइम पे कि मैं इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच चुका हूँ? डेफिनेटली सर, क्योंकि जब मैंने एस बी आई क्लर्क का रीजनिंग का पेपर दिया उसमें मेरे 31 अटैम्प्ट थे, और जब मैंने एंड में आई पी एस पी ओ का एग्ज़ाम दिया प्री का तो उसमें भी मेरे 31 अटैम्प्ट थे। ओके। जो कि सर क्योंकि लेवल का बहुत डिफरेंस हो जाता है पीओ क्लर्क और एग्जाम और पी ओ में, क्लर्क एग्जाम में लेकिन डिफरेंस। दोनों में मेरे अटैम्प्ट सेम थे तो उससे ये पता लग गया कि डेफिनेटली जो मेरा लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो चुका है। बहुत अच्छा यूटिलाइज किया आपने उस यस फेज सर। को, और डेफिनेटली आपने एक अचीव किया यस उसको। सर। राइट। ठीक है, तो रीजनिंग में कुछ और एडवाइस, कुछ और सजेशन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली? रीजनिंग में सर आप जो ट्राई कीजिए कि चीज़ों को स्टार्टिंग से लेके चलिए। पज़ल और मिसलेनियस को साथ में लेके करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन द एंड आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से एग्ज़ाम्स आईपीएस कंडक्ट करवाता है आपको बाद में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए स्टार्टिंग से ही अगर आप बेसिक्स से लेके चलिए और पज़ल्स को मेंस लेवल तक लेके जाइए। कुछ पज़ल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो ट्राई कीजिए कि आप मेंस में उन पज़ल्स में स्टक ना हो, और ट्राई कीजिए आप इजी पजल्स को ढूंढें और उनको सॉल्व करें मेंस के अंदर। कि आपने अभी बात की ढूंढें और सॉल्व करें, यस सर। तो ये चीज़ एक बहुत ही एक रहती है माइंड में कि क्या सर जब एग्ज़ाम होता है यस तो सर। हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए पहले, या सीधा मतलब फ्लो में चलते रहिए? आपकी क्या अप्रोच रहती थी एग्ज़ाम, रियल टाइम एग्ज़ाम की? सर फ्लो में भी चलना होता है और उसी में आपको सर्च भी करना होता है क्योंकि जैसे आप स्टार्टिंग से आपने फर्स्ट क्वेश्चन खोला एंड वो टॉपिक आपको मतलब पहले से आता है, आप मतलब उस टॉपिक पे पहले से ही आपने मास्टरी कर रखी है, तो उस टॉपिक के पज़ल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अटेम्प्ट किया लेकिन हो सकता है वो पज़ल उस टाइम पे टफ निकल जाए, तो 3 मिनट अगर आपने उसके ऊपर वेस्ट कर दिए उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसको आगे ले जाना फिजिबल नहीं है तो ट्राई कीजिए कि उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए एंड वहाँ पे आप सेम यही अप्रोच फॉलो कीजिए।
आपने ये अप्रोच क्वांट एंड रीजनिंग दोनों में फॉलो Yes, की sir. थी आपने, कि आप बिल्कुल एक एक चीज़ को देखते थे, Yes, sir. समझते थे, और अगर आपको लगता है देन गो फॉर दैट। Yes, sir. ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। Yes, sir. इंग्लिश आपकी शुरू से स्ट्रॉन्ग थी या कमज़ोर थे, क्या था आपका बैकग्राउंड? इंग्लिश सर मैं केवी से हूँ, तो सर मेरी इंग्लिश पहले से अच्छी थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हुआ था। Yes, sir. ओके, सो फिर कभी कोई दिक्कत आई जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया होगा अपनी प्रिपरेशन, तो आपको लगा था कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो मुझे यहाँ काम आ रहा है, या कुछ डिफरेंट था सब कुछ? सर कुछ चीज़ें तो डिफरेंट थी, जैसे कुछ एरर के क्वेश्चंस थे उस टाइम पे जो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं था, तो स्टार्टिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो था उसमें स्टार्टिंग से ही मेरी मतलब जो पकड़ थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मैंने ट्राई करा कि मैं उन चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड जल्दी कर सकूँ किसी भी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, या फिर कई बार ये सोचकर एग्ज़ाम नहीं देते कि इसमें तो इंग्लिश आएगी। अब उनके लिए कुछ इज़ इट पॉसिबल, मतलब आपको क्या लगता है कि इज़ इट पॉसिबल कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी एक अच्छी तैयारी करके इसको आगे क्लियर कर सकता है? डेफिनेटली सर, क्योंकि जो एसबीआई का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एंड में जो कट ऑफ होती है वो सेक्शनल नहीं होती, उसके अंदर एक कंबाइंड कट ऑफ निकलती है। ओके। तो इन जो स्टूडेंट्स इस टाइप में है जिनको लगता है कि इंग्लिश में मेरी जो पकड़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ट्राई कर सकते हैं कि एसबीआई के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश करें। अगर आपके बाकी तीनों जो स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट्स और इंग्लिश आपका वीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप बाकी स्ट्रॉन्ग पार्ट पे ज़्यादा गेम फोकस करें, और इंग्लिश में अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बहुत हुआ बनाने की नीड है उसको, आप आराम से कर भी सकते हैं उसको। Yes, डिसेंट sir. स्कोर कीजिए और सेक्शनल आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, एज फार एज द एसबीआई इज SBS कंसर्न। concern. आईबीपीएस में आपको निकालना पड़ेगा। Yes, sir. तो आई डोंट थिंक आईबीपीएस की सेक्शन कट ऑफ इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जाती होगी। नहीं सर, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और अगर आपको पहले से पता है कि इंग्लिश आपका वीक पार्ट है, तो आप डेफिनेटली उस पर ज़्यादा वर्क करिए। ओके, सो ग्रामर क्या आपने कभी करी थी? ग्रामर दोबारा से कंसेप्ट क्लियर किए थे ग्रामर के, या आपको ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, मेरे को ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर को फॉलो किया स्टार्टिंग से ही। ओके। तो जो रीडिंग पार्ट था वो उसी में फॉलो करता था मैं, और न्यूज़पेपर में ऑलरेडी सब कुछ ग्रामेटिकल सेंस में होता है, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो न्यूज़पेपर पहले दिन से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट यस की सर, थी? डेफिनेटली मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया। ओके, पहले दिन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? सर सजेशन मैंने टीचर्स से लिए थे उस टाइम पे जो अवेलेबल थे, उस टाइम पे मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था सर पढ़ना। ओके, तो कभी आपको लगा नहीं इकोनॉमिक टाइम्स या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो काफ़ी फेमस है वो पढ़ने चाहिए? बिजनेस स्टैंडर्ड एक थोड़ा सा टिपिकल फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ हो गया। यस सर, पर आपको ये सोचना है कि आप खुद एक बैंकिंग एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट मार रहे हैं, तो अगर आपको बैंकिंग करियर बनाना है तो बिजनेस स्टैंडर्ड से अच्छा पेपर किसी बैंकर्स के लिए नहीं हो सकता सर। ओके, सो एक नया सा मैंने सुना है Yes, किसी sir. एस्पिरेंट से जिसने बैंक बिजनेस स्टैंडर्ड का नाम लिया, Yes, sir. और अमूमन सभी सभी एस्पिरेंट्स नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते Yes, हैं, sir. इंडियन एक्सप्रेस का नाम लेते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो बिजनेस स्टैंडर्ड क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, या कुछ पोर्शन हम पढ़ सकते हैं उसमें से? सर मैं तो पूरा फॉलो करता था बिजनेस स्टैंडर्ड को, क्योंकि उसके अंदर जो यूजुअली जो टर्म्स यूज़ होती थी वो बैंकिंग में भी यूज़ होती है, एंड जो हम यहाँ पे एब्रीविएशन पढ़ते हैं बैंकिंग में वो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है उससे कि आप एक तरह से इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और आपका जीए पार्ट भी कवर हो रहा है। कितनी देर लग जाती थी पूरे न्यूज़पेपर पढ़ने में? सर अराउंड 1 से 2 आवर लग जाते थे। ओके, 1 से 2 आवर लगते थे। तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है जो आज की डेट में प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा या कर चुका है, वो जब न्यूज़पेपर पढ़ता है तो नींद सी आने लग जाती है। Yes, sir. तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? सर कुछ न्यूज़ इस टाइप में होती है जो आपको बोर कर सकती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे उन चीज़ों में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको आगे जाके बैंकिंग एग्ज़ाम में क्रैक करना है और उसमें सारी आपको बैंकिंग की न्यूज़ मिलेगी, तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये इंटरेस्ट लेके पढ़े कि हाँ आगे चल के ये टर्म्स मेरे लिए यूज़फुल होने वाली है। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, Yes, sir. मतलब बोरिंग होना पड़ेगा। यस सर। चाहे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना ही पड़ेगा, यस सर। नहीं तो नहीं हो पाएगा। यस सर। राइट, सो रीडिंग इज़ मस्ट। न्यूज़पेपर आपको रीड करना है, चाहे आप कितना भी पढ़ें। यस सर। आप सारा पढ़ते थे, लेकिन कितना भी पढ़े तब भी चल जाएगा काम। आई डोंट थिंक Yes, सारा sir. पढ़ने की कोई ज़रूरत है। आप चुनिंदा कोई एडिटोरियल्स जैसे पढ़ते हाँ हैं, सर। उससे भी काम बन सकता है। यस सर। ओके, ठीक है, मतलब एडिटोरियल्स पढ़ लें और अपनी वोकैब वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकती है यस उससे। सर। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? इंग्लिश के लिए हमेशा सर ये है कि जो वीक स्टूडेंट्स है वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है, इसको कैसे इम्प्रूव करें। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो बीटेक या बीएससी इस बैकग्राउंड से आते हैं,
तो बोलते हैं कि इन लोगों की तो पहले से इंग्लिश स्ट्रांग है, इस कारण से एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे जो SBI LD में जब ट्रेनिंग हुई थी तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश सच में वीक है। इवन जो SBI में काम कर रहे हैं, इवन कुछ की इंग्लिश वीक है लेकिन फिर भी वो SBI में काम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तभी आप SBI में जॉब लग सकती है आपकी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है उसके बाद भी आप ट्राई कीजिए, फोकस कीजिए कि आप उसको ज़्यादा टाइम दे सके दिन के अंदर, एंड आप एक एवरेज मार्क्स स्कोर करके भी एक बैंकर बन सकते हैं। ओके, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे IBPS PO में? सर IPS PO में मेरे 35 मार्क्स थे आउट ऑफ 40। 35 मार्क्स, Yes, sir. बहुत अच्छा स्कोर है 35 Yes, मार्क्स। sir. ओके, ठीक है। चलो, अब एक और इसी का पार्ट होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, Yes, जो sir. इंग्लिश का, उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करा क्योंकि पहले से मैं बचपन से सर ऐसे और उन सब राइटिंग पे मैं पहले से फोकस करता था। तो जब मेंस एग्ज़ाम आने वाला था उससे 3 या 4 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया हॉट टॉपिक्स को पढ़ना, और कुछ टॉपिक्स जो जनरलाइज टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके अलावा जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है या कोविड सिचुएशंस के ऊपर, तो इन सारे हॉट टॉपिक्स को मैंने पहले कवर कर लिया। एंड देन मैंने जब एग्ज़ाम में लिखना स्टार्ट किया तब मैंने कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने फोकस किया कि एरर कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक होता है। तो आप जो फुल स्टॉप की एरर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप कोई कॉमा लगा रहे हैं उसके बाद आपको एक कैपिटल वर्ड लिखना है, और आप ट्राई कीजिए कि जो चीज़ें हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, या कोई वर्ड लिख रहे हो उसके अंदर आप एरर ना करें। ओके, एरर फ्री होना चाहिए, Yes, दैट sir. इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन कि आप कुछ और आप Yes, sir. कितना कंटेंट किस टाइप का है। Yes, sir. एरर फ्री कंटेंट इज मस्ट। ओके, तो वहां पर टाइपिंग होती है आई थिंक, Yes, तो sir. कभी टाइपिंग के पहले प्रैक्टिस करके गए थे या कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ी आपको ऐसे? नहीं सर, मैंने कभी पहले टाइपिंग उसकी तैयारी नहीं करी थी। ठीक है, तो वहां पर सीधा आपने उन वर्ड्स लिमिट में लिख दिया। यस सर। क्या आया था, एस्से आया था, लेटर आया एस्से था? और लेटर आता है सर। ओके, एस्से और लेटर। कितना स्कोर आया था आपका डिस्क्रिप्टिव में IBPS PO में? सर 19.5 आउट ऑफ 25। आउट ऑफ 25, इट्स अ गुड स्कोर। Yes, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव के बारे में कुछ और एडवाइस, कुछ एक Sir, नॉर्मल बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, कि जो एक हिंदी मीडियम या फिर कह लें जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव को कैसे हैंडल करें? जिस तरीके से सर अभी न्यूज़पेपर का बताया गया, तो अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है। एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑथर अपने व्यूज़ दे रहा है, तो उस व्यूज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना कुछ और व्यूज़ भी बनाओगे। तो ट्राई करिए कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करें। आप मतलब जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ट्राई कीजिए कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि अगर आपके ऐसे में कुछ एरर है और आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको सेंड करिए वो चीज़ और उनसे पता करवाइए कि क्या एरर इसमें निकल रही है। ओके, अच्छा, ये आपने अच्छी बात की, किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको भेजकर अपनी इम्प्रूवमेंट कर Yes, सकते sir. हैं, कोई एक आपको पर्सनल अगर कोई गाइड कर सकता तो। यस सर। ठीक है। अब आपकी बातों से एक चीज़ बहुत अच्छी आपने बताई मुझे, बार बार आप बात कर रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में। Yes, sir. प्रैक्टिस मैंने पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया, फिर मैंने मॉक टेस्ट से ही अपनी आगे तैयारी कंटिन्यू की। यस सर। कितने मॉक टेस्ट पहली बार दिए थे जब आपने नवंबर में स्टार्ट की थी 2019 में? उसके बाद ये रफ्तार कितनी बढ़ती रही, कहाँ तक पहुंची, क्या क्या किया, पूरा स्टार्टिंग से एक बिल्कुल मुझे बताइएगा, नवंबर से लेकर अब तक का। यस सर। नवंबर 2000 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मैंने कोई मॉक्स नहीं दिया था। मॉक्स देना मैंने स्टार्ट किया था जब RBI असिस्टेंट से 15 डेज़ पहले, एंड मैं ट्राई करता था कि डेली प्री के 2 मॉक्स दे दूँ और सेम डे उनको एनालिसिस कर लूँ, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे के लिए उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है एक प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वहाँ से मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर डैट जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी वो कोविड टाइम पे करी थी, तो उस टाइम मैंने 2 मंथ्स के अंदर अराउंड मेंस के 20 मॉक्स दे दिए थे, एंड उन चीज़ों से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और उस कारण से मेरी प्री में भी एक्यूरेसी है वो बढ़ गई। और बीच में जब PO के एग्ज़ाम आने लगे प्री के, उससे पहले भी मैंने डेली प्री के 2 मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, सो आप डेली प्री के 2 मॉक्स देते थे? Yes, sir. अपने प्री एग्जाम से पहले? Yes, तो sir. उससे पहले मेंस के भी आप देते रहते होगे? मेंस के कब कब किस किस इंटरवल पे देते थे? मेंस के सर आप वीकली एक मॉक दे सकते हैं, जब अगर आप मेंस आपका दूर है थोड़ा, अगर प्री पास में है तो ट्राई कीजिए कि वीक में आप मेंस का एक मॉक दे दीजिए। मैंने सर कोविड टाइम पे ही जब 9 मंथ मेंस की प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पे ही मैंने अराउंड 15 to 20 मॉक्स दे चुका था। ओके स्नेहिल, अब आप बताइए हमें कि मेंस का एक मॉक होता है, बहुत बड़ा मॉक होता है, तकरीबन आई थिंक 3 घंटे लग जाते हैं करने में, 2.5 से 3 घंटे Yes, लग sir. जाते हैं आपको Yes, sir. करने में, कंप्लीट करने। सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करते थे? यस सर, जब मैं मॉक्स देता था तो मैं ट्राई करता था कि रियल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में देने की कोशिश करूँ।
तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरी सेटिंग देता था मेंस के एग्ज़ाम में, मॉक में। ओके, सो ऐसा होता था कि पूरा दिन मॉक में ही निकल जाता था कभी किसी टाइम पे जब स्टार्टिंग में करते थे? यस सर, डेफिनेटली पूरा हो सकता था सर। मेंस के मॉक में कई बार 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं पूरे एनालिसिस पार्ट को मिला के। ओके, सो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती यार 2 दिन निकल के मेरा टाइम वेस्ट हो गया? फ्रस्ट्रेशन सर नहीं होती थी, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो, और मेंस के मॉक में जो क्वेश्चंस होते थे अराउंड एक डीआई को करने में भी हो सकता था कि आपको 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आप सिर्फ ये कोशिश करिए कि आप चीज़ों को सीखें, क्योंकि बहुत तरीके के नए क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस डेफिनेटली अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा और आपको ईजी भी लगेंगे। अब एनालिसिस पे आते हैं हम कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए। यस सर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे प्रिपरेशन का कि कर तो लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, थक जाते होगे, आप भी थक जाते होगे, मेंस का यस मॉक सर। पूरा किया, काफ़ी टाइम हो गया, थक जाते हैं। अब एनालिसिस करते टाइम बोरिंग लगता होगा, यस सर। कैसे करते थे इस चीज़ को हैंडल? सर एनालिसिस करते टाइम बोरिंग ज़रूर लगता था, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और चीज़ों को आपको ग्रास्प करना है, और आपको ये चीज़ है कि आपको पता है मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक करे बिना आपकी जो जॉब है वो नहीं लगने वाली, तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ पता है कि ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है मुझे करना ही है, तो आपको वो चीज़ अगर बोरिंग लगे तो भी आपको करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, राइट। तो कैसे चूज़ करते थे, कैसे करते थे एनालिसिस एक? सर स्टार्टिंग से मैं जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उनको भी मैं देखता था कि जो उनके जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो अगर इजी सॉल्यूशन है तो मैं ट्राई करता था कि उनके मेथड से करूं, और कई बार मैं क्वेश्चंस को अपने खुद के कॉन्सेप्ट के थ्रू करने की कोशिश करता था। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मैंने खुद के कॉन्सेप्ट बना रखे थे उस टाइम तक, तो मैं अपनी बेसिक्स पे ही स्टिक रहता था एंड उसी के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता था। ओके, सो क्वेश्चंस का मेथड भी देखते होंगे कि कैसे उन्होंने किया यस है, सर। कुछ किया है, कुछ नया हटकर यस किया सर। है कि नहीं किया? कई बार सर मेंस के मॉक के जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं, और लोगों को फिर वो समझ नहीं आते, और वो बहुत जगह पे क्वेश्चंस डाल के पूछते रहते हैं कि इसका सॉल्यूशन कोई भेज दो या कुछ ऐसा कर दो। पर उस टाइम पे आप ट्राई कीजिए कि आप एक बार टॉपिक देखिए कि आपका बेसिक्स उस टॉपिक पे कितना स्ट्रांग है। तो अगर आपका बेसिक सच में स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपके बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ट्राई कीजिए पहले कि बेसिक्स को पहले ज़्यादा स्ट्रांग करके आइए, एंड देन फिर मेन से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, मेंस का मॉक जब पहला दिया था तो डर नहीं लगा था यार ये क्या चीज़ आ गई मेरे सामने? नहीं सर, मुझे थोड़ा एक्साइटिंग सा फील हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेंस का मॉक दे रहे हैं आप, 3 घंटे आपको बैठना है। तो मैंने घर वालों को बोला कि अब मैं 3 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, एंड मैं मॉक दे रहा था। ओके, कितने मार्क्स आए थे याद है? सर मेंस के मॉक में जो पीओ का मॉक मैंने दिया था उसमें अराउंड 50-55 मार्क्स आए थे। पहली बार में मतलब यस आप सर। प्रैक्टिस पहले कर चुके थे बहुत अच्छे से? यस सर, प्री के मॉक्स में दे चुका था, उसके ओके, बाद। यस सर। उसके बाद एक पूरा तैयारी के साथ जब फोकस यस किया सर। तब किया। और ये मार्क्स लास्ट जब मॉक दिया होगा आपने कोई मेंस का, ये मार्क्स कितने तक पहुंच गए थे? सर एसबीआई प्री के मेंस के मेंस एसबीआई का मेंस का क्लर्क मेंस में मेरे मार्क्स अराउंड 110 तक आ चुके थे। 100, ये मॉक की आप बात कर रहे हैं, यस जो सर। मॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी एक जस्ट आपने डबल ही कर दिया उस स्कोर यस को, सर। ठीक है। तो मॉक्स के बारे में कुछ और कोई एडवाइस सभी स्टूडेंट्स को? सर डेफिनेटली कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आप बार बार लाइव पे जा रहे हैं और आप कोर्सेज देख रहे हैं, उससे बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। अगर आपने टीचर के कोर्स को ले लिया है, परचेज कर लिया है, उसको देख लिया है आपने, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आप वापस उस कोर्स पे ही जाइए, उस कोर्स से ही रिवाइज करिए। कहीं और इधर उधर भागने से बेटर है कि आप कोर्स पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, एंड सेल्फ स्टडी पे भी साथ साथ में टाइम दीजिए। एंड मॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आपने पहले से मॉक्स को अटेम्प्ट नहीं किया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मॉक्स में मेरा पूछना Yes, sir. रह गया आपसे कि मॉक्स में काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेंस का मॉक खासकर कहते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की हमें ज़रूरत है, Yes, जो कि sir. मॉक से मिल जाती है। तो क्या कहते हैं, मॉक्स को सबमिट कर देते हैं और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आपने कभी ऐसा कुछ किया था या नॉर्मल जैसे हम मॉक देते हैं वैसे किया था? यस सर, मैंने मतलब नॉर्मली बिना सबमिट करे मॉक दिया था, और डेफिनेटली 60-70% लोग उसको सबमिट कर देते हैं एंड देन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द मेन एग्ज़ाम आपको ऐसे ही टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एंड वहाँ पे भी आपको 3 घंटे सिटिंग देनी ही पड़ेगी। तो बेटर है कि आप पहले से ही वो आदत और वो फ्लो बना के चलिए। हो सकता है कि आपके जो किसी सेक्शन में है आपके मार्क्स 0 ही बने मॉक के अंदर, लेकिन उससे आपको बेटर है कि निराश नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कि मेन एग्ज़ाम में वो सेम क्वेश्चन आएगा और आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे।
पूरे दिन हमारे पास होता है, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट टाइम है कि एक मॉक को अटेम्प्ट करने का? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि जिस वक्त आपका एग्ज़ाम होता है, मान लीजिएगा आपका सुबह सुबह की शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम आया, तो आप सुबह ही अपने घर पर मॉक दीजिए, दोपहर को है तो दोपहर को दीजिए। क्या ये एक रियलिटी है, ऐसा कुछ किया जा सकता है या सर आपने किया हो? ये चीज़ें सर, अब बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग से ही जो अपना रूटीन फॉलो किया, 9 से 12 के बीच में मैं एक मॉक देता था, एंड इवनिंग में मैं 5 to 8 के बीच में एक मॉक देता था। तो इस रूटीन को मैंने सर एंड तक फॉलो किया। ओके, आपने वैसा कुछ नहीं किया कि यार सुबह मेरा एग्जाम है तो सुबह मैं मॉक दूंगा, शाम को है तो शाम को देता रहूंगा? जब नहीं मतलब सर। ऑब्वियस है, रोल नंबर आ जाता है आपका, एडमिट यस सर। कार्ड आ जाता है, तो उसके बाद कुछ आपने चेंज नहीं लाए, वही पैटर्न आपका चलता रहा? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी मॉक के बारे में बात हुई। नेक्स्ट फेज पे हम चलते हैं, जो कि नेक्स्ट फेज हमारा आता है आपका इंटरव्यू का। यस सर। इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रुप डिस्कशन नहीं था, ड्यू टू कोविड इश्यूज sir. की वजह से उन्होंने ग्रुप डिस्कशन नहीं किया। नॉर्मली वो होता है आपका, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। यस सर। इंटरव्यू जब आपके माइंड में आया कि अब मेंस हो चुका है, तो उसी वक्त आ चुका था मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, चाहे वो IBPS हो चाहे फिर SBI हो, आपका हो चुका था माइंड क्लियर जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए? तो यस सर, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कट ऑफ तो क्लियर कर दूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि कट ऑफ से कितने मार्क्स ऊपर आएंगे, पर उस टाइम तक ये ज़रूर यकीन हो गया था कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो कितना आपने फिर प्रिपरेशन को कब स्टार्ट किया, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को? जस्ट मेंस देने के बाद ही सर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं उससे पहले भी एज एन SBI क्लर्क काम कर रहा था। ओके तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि मैं बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूं और फिर तैयारी कर पाऊं, क्योंकि मुझे साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी थी और मुझे बैंक में भी अटेंड करना था। ओके, सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में आपने कैसे सोचा, क्या दिमाग में आया, कहाँ से स्टार्ट करें? एक्चुअली सर मैं उससे पहले ही आपका बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स जो था वो कंप्लीट कर चुका था, एंड इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आस्क होने वाले हैं। हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू भी बैंकिंग अवेयरनेस के टर्म्स पे ही रिलेटेड हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मैंने फोकस बैंकिंग अवेयरनेस पे किया। और इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, कुछ HR रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ प्रिपेयर करके गए थे आप? यस सर, एक जनरल क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला। उसके अंदर सर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आपका पूरा बैकग्राउंड, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ के CM के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, डिप्टी CM या कोई वहाँ से राज्यसभा के अंदर है, या बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आपका इंटरव्यू हुआ, यस सर। स्टार्ट हुआ, रूम से बाहर कैसा आपका एनवायरनमेंट था, क्या फील कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअली सर जब मैं SBI PO के इंटरव्यू के रूम के बाहर पहुंचा, तो वहाँ पे पहले से कुछ कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, एंड वही सेम कैंडिडेट्स है जो SBI PO मेंस में भी मेरे को मिले थे सेंटर पे। तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन चुका था और हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, और लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू होने वाला है नेक्स्ट टाइम पे। ओके, तो रूम के अंदर जाकर कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ अपनी डिटेल बताएं थोड़ा। रूम के अंदर जाके सर मैंने उनको पहले ग्रीट करा, एंड देन दे टोल्ड मी टू सिट डाउन, एंड जैसे ही मैं बैठा उन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट करा। तो पहले मैंने उनको टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में पूरा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, एंड देन उन्होंने जो क्वेश्चन थे वो हिंदी में स्टार्ट किए पूछने, एंड फिर मैंने पूरा इंटरव्यू जो है वो हिंदी में फोकस करा। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चन जो याद हो आपको? कुछ बेसिक क्वेश्चन थे सर बैंकिंग के ऊपर, जैसे KYC हम क्यों करते हैं, और आपके ब्रांच में क्या NPA है, और हम अगर सिचुएशंस वाइज क्वेश्चन थे कि अगर आप के बैंक में हम जो पुराने जो बैंकर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको अगर बैठा दें, तो और पासबुक प्रिंटिंग अगर वो करते हैं तो आपको क्या हेल्प मिलेगी, आप क्या क्यू को क्लियर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मैंने उनको बोला कि हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल इंक्रीज। इस टाइप के क्वेश्चन थे। सेटिस्फाई थे वो लोग आपके इंटरव्यू से, क्या लग रहा था आपको? यस सर, उनके सर रिप्लाई सुन के लग रहा था कि कुछ सेटिस्फाइड थे सर। ओके, सो जब इंटरव्यू आपने दिया, यस सर। तो कभी बीच में ऐसा लगा था कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, या कोई घबराहट, कोई नर्वसनेस हुई हो? ये सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी टाइप थे, तो उनके आंसर मुझे नहीं आए, तो मैंने डेफिनेटली उनको बोल दिया कि सॉरी मैम, मुझे डीप नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। ओके, सो कुछ आपको लगा नहीं यार ये मेरे से गड़बड़ हो गई, मैंने इसका आंसर नहीं दिया? तो एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू होता है तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गड़बड़ हो चुकी है इंटरव्यू के अंदर, लेकिन आप चीज़ों को उस टाइम पे वहीं छोड़ के आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके अंदर एक बैंकर ढूंढ रहे हैं, और PO के एग्ज़ाम के अंदर वो डेफिनेटली एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि ब्रांच को मैनेज कर सकेगा, तो वो कॉन्फिडेंस ज़रूर देखते हैं उसके अंदर। कॉन्फिडेंस ज़रूर देखते हैं, अगर किसी एक पर्सन के बीच में कॉन्फिडेंस है ही नहीं
यस सर। लाइक जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है, Yes, sir. शुरू से आप एक इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत अपने आप में रहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब वो क्या उनको करना चाहिए आज से ही, क्योंकि एक इंटरव्यू फेज आना ही आना है उनकी लाइफ यस में। सर। तो ऑब्वियस है बाकी जिस सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर जाते जाते हैं वैसे ही इसको भी करना ही पड़ेगा आपको, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने पड़ेगा। कुछ एक एडवाइस उनके लिए? सर डेफिनेटली अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी है तो वो स्टार्टिंग से ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। उनको वो ट्रेड्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि इन द एंड इंटरव्यूअर जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही देखता है, वो ये नहीं देखता कि आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि वो नॉलेज जो है आपकी मेंस के एग्जाम में चेक हो चुकी है। इवन एक इंटरव्यूअर ने मुझसे ये भी पूछा कि आपके ब्रांच मैनेजर ने आपको क्या बता के भेजा है यहाँ इंटरव्यू में, क्योंकि उनको पता होगा कि आप एसबीआई में काम कर रहे हो पहले से, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैंने उनको यही बताया कि मेरे ब्रांच मैनेजर सर ने मुझे यही बोला कि आपको वहाँ कॉन्फिडेंस रहना है और आपको आपकी जो नॉलेज है वो पहले से चेक हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेटिस्फाई थे सभी के सभी मेंबर्स आपने बताया जैसे? Yes, sir. सभी के सभी लोग। कितने मार्क्स आए थे आपके इंटरव्यू में? मेरे सर 42 आउट ऑफ 50 आए थे एसबीआई में Yes, आपके sir. आए थे, ठीक है। चलिए ये रही इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे सभी कैंडिडेट्स को? इंटरव्यू में आप ट्राई कीजिए कि फॉर्मल्स को पहन के जाइए एंड उस अटायर को वियर कीजिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ताकि वहाँ जाके आपको कुछ ऐसा ना लगे कि जो मेरी अपीयरेंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए। और ट्राई कीजिए कि आप बेसिक्स पे रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और क्वेश्चंस को आप स्किप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको आंसर्स नहीं आते तो आप उनको बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस, एंड उससे आपके इंटरव्यू के मार्क्स में डेफिनेटली कुछ इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। ओके स्नेहल, सो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस या एक गाइडेंस आपने दी अभी तक। आई होप बहुत हेल्प करेगी इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले डेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं। यस सर। और जैसे आपने एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपने एसबीआई क्लर्क किया, फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ किया, और आईबीपीएस पीओ में तो आपने सबसे मैक्सिमम स्कोर हासिल Yes, किया। sir. तो आपकी गाइडेंस से उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम एक छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, Yes, sir. जिसमें कुछ फनी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखते हैं आप कितने आंसर सही दे पाएंगे उनके। व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब अपने आप को 10 सालों में, नेक्स्ट 10 सालों में कहाँ देखते हैं? डेफिनेटली सर, मैं एसबीआई में कुछ एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। इवन मेरा एक ड्रीम जॉब यूपीएससी भी है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी में आईएएस बन पाऊँ। ओके, व्हाट इज समथिंग यू लर्न इन दिस ईयर, इस साल? इस साल सर मैं बैंकर बन गया एंड फाइनली मैं एसबीआई में वर्क कर रहा हूँ। तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला जब आप काउंटर के इस तरफ होते हैं एंड जब काउंटर के आप उस तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इफ यू कुड लर्न एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे आप? सर डेफिनेटली मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहूँगा, क्योंकि उनके कल्चर से बहुत कुछ चीज़ें आप अच्छी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, क्यों सर ऐसे जापानीज़ किसी एक फर्म में काम करते हैं तो वो एंड तक उस ऑर्गेनाइजेशन के लॉयल रहते हैं, एंड तक काम करते हैं, तो उनसे ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ओके, Yes, ये एक इसलिए आप जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? Yes. ओके, कभी ट्राई किया, स्टार्ट किया? सर कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखे, लेकिन अभी सर सीखनी है सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी एक मूर्खता भरी आपने कोई ऐसी चीज की हो फ्री विल में, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसी? सर जब मैंने बीटेक ख़त्म करी थी एंड देन मैंने एक जॉब करी थी सर मार्केटिंग के अंदर, तो सर उस टाइम पे मुझे वो बाद में डिसीजन रिग्रेट हुआ कि मुझे उस टाइम से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी चाहिए थी। ओके, तो आप उसको अपनी मानते हैं, ठीक है। इफ यू हैड टू वर्क, अगर आपको काम करना पड़े बट आपको पैसा नहीं चाहिए उसके लिए, कोई काम ऐसा जिसके लिए आप पैसा नहीं चाहिए आपको, कोई ऐसा काम? डेफिनेटली सर सोशल वर्क करना, और मतलब लोगों को हेल्प करना उस टाइम में अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए वापस पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ठीक है। स्नेहिल, आपके साथ बहुत अच्छा लगा इस Yes, रैपिड sir. फायर राउंड में, ठीक Thank है। you, sir. आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है हमारी तरफ से, थैंक यू सर। प्लीज दिस इज फॉर यू। ओके, तो आई होप आपको भी ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, हमारे sir. साथ एंजॉय किया होगा आपने। यस सर। सो कैसा लगा ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़कर? जब मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैं CTWT के जो इंटरव्यूज़ थे टॉपर्स के वही देखता था। इवन जब जिस दिन मैं डीमोटिवेटेड फील करता था उस रात हो सकता था शायद मैं 2 इंटरव्यूज़ भी देख लेता था। Okay. और स्ट्रेटजीज़ भी लोगों से मैंने CTWT के इंटरव्यूज़ से ही प्रिपेयर करी है।
तो सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 1 साल के अंदर ही मैं CTWT पे वापस इंटरव्यू दे रहा हूँ, और वो भी सर एज ए AIR-1 इन IPSPO एग्ज़ाम। तो सर डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, चलिए एक हमारी और एक रिचुअल है हमारे यहाँ पर Yes, कि sir. एक आपने किसी बैचमेट को, किसी ऐसे फ्रेंड को टैग कर सकते हैं जिन्होंने अपना ये एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर इंटरव्यू में, CTWT में। कोई ऐसा पर्सन? यस सर, आई वुड लाइक टू टैग सचिन खींची, और मैं उनसे SBI LD जयपुर में मिला था सर अभी ज्वाइनिंग के टाइम पे, एंड वो एज एन SBI क्लर्क पहले काम कर चुके हैं 1 साल पहले, और अभी वो SBI PO उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करा है। सो सचिन, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करेगी एंड आई होप कि आप भी अपनी स्ट्रेटजीज को हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे। सो स्नेहिल, आपकी तरफ से कोई एक एडवाइस, कोई एक वन लाइन में कुछ भी आप स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि दिस इज द पॉइंट जो आप जिस पर आप फोकस कीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? एक्चुअली जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब वो टाइम हमारे लिए डीमोटिवेटेड टाइम भी हो सकता है, या फिर कुछ डिप्रेशन फेज़ आते हैं उसके अंदर, लेकिन हमें उन चीज़ों से ओवरकम डेफिनेटली करना है, एंड ट्राई करना है कि हम एग्ज़ाम की तरफ ही शिफ्ट रहें, अपने जो फोकस है उसके ऊपर ही रखें, क्योंकि डेफिनेटली एक एग्ज़ाम आएगा जो क्रैक आप कर लोगे, एंड उसके बाद आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। स्नेहिल ने बहुत अच्छी बात की, फैमिली की लाइफ चेंज होने वाली है। जब रिजल्ट आता है ना, तो अपनी माता पिता के आंखों में जो आंसू निकलेंगे ना, उनको देखना। जितने भी दर्द आपने सहे हैं ना, वो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। बस उसके लिए लगे रहना, डटे रहना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा।